हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने सीटेट 2021 पेपर 1 के गणित के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल कितना समय है? तो दोस्तों 30 मई को रात को चलती है 23:40 पे। तो 30 तारीख में कितना टाइम से बचा? 20 मिनट। 20 मिनट बचा। और मई जो है 31 का महीना होता है, तो 31 तारीख को पूरा दिन चली तो 24 घंटे। और 1 जून को 5:15 पे पहुंच जाती है। 1 जून को कितना टाइम लिया? 5 घंटा 15 मिनट। तो टोटल तीनों जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 घंटा 35 मिनट। 29 घंटा 35 मिनट किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है? एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या बताइए। इकाई का अंक सबसे बड़ी एक अंक की विषम संख्या है, तो सबसे बड़ी एक अंक की विषम संख्या क्या होती है? 9। तो 9 किस ऑप्शन में है? इसमें है, इसमें है। और आगे क्या कहा है कि 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। 2 का वर्ग क्या है? 4। दहाई का अंक इसमें 4 किसमें है? इसमें है। बस इसी में केवल है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 17,863 पाने के लिए 8,008 और 8,088 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा? तो तीनों को जोड़ के अगर हम 17,863 को घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तीनों को जोड़ लेंगे और इसको घटा देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7,041। अगला क्वेश्चन करते हैं। 16 लीटर धारिता वाले एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या कह रहा है? 16 लीटर की बाल्टी है। 16 लीटर की बाल्टी में अगर इसकी हम ml में धारिता निकालें तो 16 गुणे 1 लीटर में 1000 ml। इतना ml हो गया। आप 50 बार मग से निकाल रहे हैं तो 50 से भाग कर देंगे तो एक मग में कितना पानी आएगा वो हमें निकल आएगा। 0 से 0 काट देंगे। 5 कम 5, 20 पंचे 100, 16 दूना 32, 320 ml। 320 ml क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपए किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? तो दोस्तों इसमें देखिए, पहले 2 किलोमीटर के लिए उसने 50 रुपए तो दिया ही होगा। टोटल उसने कितना दिया है? 258 रुपए। 258 में से 50 घटा दीजिए। ये कितने? 2 किलोमीटर के लिए है तो 208 रुपए। 208 रुपए उसने 16 रुपए प्रति किलोमीटर के रेट से दिया है, तो 16 से भाग कर दीजिए तो 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर तो उसने 16 रुपए प्रति किलोमीटर के रेट से दिया है और 2 किलोमीटर का उसने 50 रुपए अलग से दिया है। तो 2 किलोमीटर और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती हैं। मारिया और शहनाज के अंक दिए हैं। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। भाषा को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। भाषा अंग्रेजी और हिंदी को छोड़ दिया जाए तो मारिया ने शहनाज से अधिक अंक प्राप्त किए। मारिया इसमें अधिक प्राप्त की है, इसमें अधिक प्राप्त की है। ये तो भाषा हो गया। इसमें अधिक अंक नहीं प्राप्त की है तो ये 65 है, ये 77 है। मारिया के इसमें कम है तो ये गलत हो जाएगा। मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मारिया के देख लेते हैं कितने में ज्यादा है। इसमें कम है, इसमें ज्यादा। 1 2 3 में ज्यादा है तो ये भी गलत हो जाएगा। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। गणित और विज्ञान में मारिया के प्राप्तांक जोड़ लेते हैं। 88 और 90 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 178। और शहनाज के 78 और 82 तो कितना होगा? 100
60। किसके ज्यादा है? मारिया के, जबकि इसमें क्या कह रहा है? मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। किसके? शहनाज के। तो शहनाज के तो कम है, तो ये भी गलत है। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या कह रहा है? मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। तो हम अगर टोटल कर लेंगे तो दोनों समान ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। गणित के शिक्षा अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि बच्चों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ विकसित करना चाहिए। तो ऑप्शन 2 है बिल्कुल सही है। गणित कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। पहला क्वेश्चन क्या है? उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है? तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो चाहे एक बच्चा निकाले चाहे दूसरा बच्चा निकाले, सभी बच्चे एक समान निकालेंगे। अगला देखते हैं, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। कई संख्याएं हैं जिनमें अगर माध्यक 4 है तो इसके 5, 6, 3, 2 इन संख्याओं का माध्यक भी 4 है। और अगर इसके आगे और संख्याएं कर लें तो इसका भी माध्यक 4 है। माध्यक क्या होता है? दी हुई संख्याओं को अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें तो जो बीच वाली संख्या होती है वो क्या होती है? माध्यक। कोई बच्चा अगर इतनी संख्याओं का माध्यक निकालेगा तो 4 आएगा, और अगर और भी संख्याएं हैं माध्यक तो उसका भी 4 आएगा। तो कई जवाब होंगे इसके। तो ये क्या होता है? ये बंद सिरे नहीं होते हैं, ये खुले सिरे होते हैं। और जिसका आंसर एक ही आए वो क्या होता है? बंद सिरा। ए जो हो जाएगा वो बंद सिरा, बी खुले सिरे। सी में देखते हैं, 0 और 8 के मध्य सभी आभाज्य संख्याओं की सूची। 0 और 8 के जो बीच आभाज्य संख्याएं हैं, आभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, बस इतनी ही संख्याएं आभाज्य संख्याएं हैं। तो ये क्या होगा? ये बंद सिरा हुआ। तो ए और सी जो है बंद सिरे। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो सभी बच्चे अलग अलग जानकारी देंगे आयत के बारे में। तो ये भी क्या हुआ? ये भी खुला सिरा। तो ए सी बंद सिरे और बी और डी खुले सिरे। ए सी बंद सिरे, बी और डी खुले सिरे, मुक्त सिरे। तो ऑप्शन 4 जो है सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, गणित शिक्षा अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता में वृद्धि करना, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, छात्रों के गलत उत्तरों को पूरे हल देना। मैं आपको बता दूं कि छात्रों को कभी भी उनके गलत उत्तरों के पूरे हल नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको मार्गदर्शन देना चाहिए कि वो खुद हल कर पाए। तो ऑप्शन जो है 4 उससे कम प्रभाव पड़ेगा गणित शिक्षण में, तो इसकी संभावना न्यूनतम रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, वो वैन हील के मानक चिंतन के कौन से चरण पर है? वर्ग जो होता है एक समचतुर्भुज होता है, लेकिन वो समचतुर्भुज और आयत और वर्ग इन सब में जो संबंध होता है वो रिलेट नहीं कर पा रहा है। इस बीच में आपस में क्या संबंध नहीं स्थापित कर पा रहा है, तो वो क्या है? अभी संबंध स्थापित करना सीख रहा है। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्याओं के इस गुण को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याओं के इस गुण को समवर्ग गुण कहते हैं। क्रम विनिमय गुण क्या होता है? अगर संख्याओं को हम क्रम उनका बदल दें तो भी उतना ही आएगा योग। जैसे 2 में 3 जोड़े तो 5 आएगा, उसी प्रकार 3 में 2 जोड़े तब भी 5 ही आएगा। साचर गुण क्या होता है? अगर 3 संख्याएं हैं 2, 3, 4, तो पहले चाहे 2 में 3 जोड़ लें और या 3 में पहले 4 जोड़ लें। ये जो प्रॉपर्टी है, ये गुण है, इसको क्या कहते हैं? साचर गुण। और वितरण गुण क्या होता है? ये पहले चाहे जोड़ के फिर गुणा करें या पहले अलग अलग गुणा कर लें फिर जोड़ें, सेम आएगा। इसको क्या कहते हैं? वितरण गुण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित के शिक्षा अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। बिल्कुल गणित जो है सामाजिक प्रक्रिया है, सही जवाब है। लेकिन इसमें पूछा क्या है? नहीं है। तो नहीं वाला हमें देखना है। गणित ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत है। गणित ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की विशेष भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि अनुक्रम में ही पढ़ाएं। जो बच्चे को आसानी से सीख जा रहा है उसी को ही पढ़ाना चाहिए, उसकी
दर्शी समझ को विकसित करना चाहिए। में गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक के रूप में लिखना सिखाना चाहिए। नहीं, ये भी नहीं होगा। संख्याओं में अनुक्रम असंगत को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। 48 का जो है ए और डी तीसरा, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। जब बच्चों को उनके अनुभव से सिखाएंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। आगे ऑप्शन हमें पढ़ने की जरूरत है। वैसे देख लेंगे। परिकलन में प्रस्तुतता विकसित करना चाहिए। उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना चाहिए। हम प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं तो उसमें रोजगार के लिए कोई बात नहीं होगी। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन की तैयारी कराना चाहिए। ये बड़े होने पर सीखते हैं बच्चे। छोटे बच्चों को उनके अंदर पहले गणित की संकल्पना विकसित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थी में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? त्रिविम विवेचन का मतलब क्या है? तीन बीमा जिसमें हो, 3 डायमेंशन। जैसे हम देखते हैं बेलन हो गया, शंकु हो गया, ये सब क्या है? त्रिविमीय है। और आयत, वर्ग, त्रिभुज ये सब क्या है? द्विविमीय है। तो एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचाना। संख्या चार्ट रहेगा तो उसमें नमूना अगर पहचानेंगे तो क्या होगा? द्विविमीय। सुडोकू पहेली को हल करना, ये भी द्विविमीय है। चौपड़ आकृतियों को पहचानना, बिल्कुल चौपड़ आकृतियां जो होंगी उनको अगर पहचानेगा तो बच्चे में त्रिविमीय विवेचन विकसित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए किजेनियर की छड़ें जो है महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 4 जो है सही जवाब हो जाएगा। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, सही है। गणित तार्किक होता है तो तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, ये सही है। लेकिन इसमें हमें पूछा नहीं। गणित संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर गणित जो है प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। गणित जो है काल्पनिक विषय है तो कल्पना की आवश्यकता उसमें पड़ेगी ही। तो ये क्या होगा? सत्य नहीं पूछा है तो ऑप्शन 3 जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? क्रम सूचक क्या होता है? जिसमें क्रमबद्धता हो, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, ये क्या होते हैं? क्रम सूचक। इसमें क्रम दिखाता है, एक के बाद दूसरा आएगा, 3 के बाद चौथा आएगा। तो ऐसी किसमें यूज हुआ 3 का? तो केवल ऑप्शन नंबर पहले में ही तीसरी यूज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है सही जवाब होगा। शुद्ध कथनों को पहचानिए। यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। दो आकृतियां हम लेते हैं जिनका क्षेत्रफल समान हो। एक आयत ले रहा हूँ, ये 20 और ये मान ले रहे हैं 5, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 20 गुणे 5, 100। और एक अगर हम वर्ग ले लें 10 10 10 10 सेंटीमीटर का, तो 10 गुणे 10, इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? 100। 10 गुणे 10 100 सेंटीमीटर। इसका दोनों का क्षेत्रफल समान है, लेकिन अगर इसका हम परिमाप की बात करें तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 20 और 5 जोड़ लेंगे तो 20 5 25 दूना 50। इसका परिमाप जो होगा 50। और इसका परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 10 40। परिमाप क्या होगा? अलग अलग हो गया। तो दो आकृतियों का अगर क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा, ये गलत है। इसी प्रकार दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, ये भी गलत है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है? नहीं। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि परिमाप का मात्रक क्या होता है? परिमाप केवल लेंथ होती है तो उसका सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जितना भी हो, तो दोनों अलग अलग हैं। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। बिल्कुल, जैसा उसका आकार होगा उसका परिमाप उसका निर्धारण करेगा। जैसे एक वर्ग है तो इसका जो परिमाप होगा, इसके बाहरी सीमाएं होंगी। एक आयत है, ये जो है चारों तरफ उसकी जो लंबाई है वो क्या होता है? परिमाप। जो बाहरी सीमाएं उसकी आकृति जो है वो उसके परिमाप का निर्धारण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित पाठ्यक्रम के संदर्भ में शुद्ध कथन को पहचानिए। बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। बिल्कुल डाली जा सकती है। भिन्नों की संकल्पना का केवल परिचय उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए? नहीं, प्राथमिक स्तर पर भी भिन्नों की संकल्पना का परिचय दे सकते हैं। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। बिल्कुल दे सकते हैं। क्षेत्रफल मापन की परिकल्पना का संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए? बिल्कुल गलत है। प्राथमिक स्तर पर भी बच्चों को क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय दे सकते हैं। तो ऑप्शन जो है पहला सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 55। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। इससे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए।
नहीं, सबसे पहले परिभाषा नहीं देना चाहिए, उदाहरण से नियम की तरफ जाना चाहिए। नियम से उदाहरण की तरफ छोटे बच्चों के लिए कारगर साबित नहीं होता है। संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए? बिल्कुल नहीं। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखा जाना चाहिए। अगला देखते हैं, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन जो है चौथा इसका सही जवाब होगा। सभी प्रकार की आकृतियां जब होंगी और उसमें त्रिभुज की संकल्पना अगर वो सीखेगा तो वो दूसरे से अंतर भी कर पाएगा। तो ऑप्शन जो है 4 विल बी राइट आंसर। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। जब कोई भाग करते हैं, हम मान लीजिए 12 है, अगर किससे हम भाग करें 5 से, तो 5 दूनी 10, शेषफल 2। तो इस जो बचता है उसको सभी लोग जानते हैं शेषफल कहते हैं। और ये क्या होता है? भागफल होता है, जो भाग करने पर हमें मिलता है। जिस संख्या में हम भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, और जिससे भाग करते हैं उसको क्या कहते हैं? भाजक। इसमें जो का है, का मतलब करने वाला, तो भाग करने वाले को क्या कहते हैं? भाजक। तो क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाजक जो है शेषफल का दुगना है, और शेषफल हमें दिया है कितना? 5। शेषफल अगर 5 है तो भाजक कितना हो जाएगा? इसका दुगना 10, और भागफल का 5 गुना है। भागफल का 5 गुना। भागफल क्या है? ये भाजक आया और भागफल का ये 5 गुना है, तो भागफल क्या हो जाएगा? 5 से भाग कर देंगे तो भागफल कितना होगा? 2। तो हम जब एक फार्मूला हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाजक कितना निकल के आया? 10, भागफल कितना? 2, और शेषफल कितना था? 5। 10 दूना 20, 5 25। ऑप्शन जो है 3 सही जवाब होगा, 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। 5 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका योग 20 है। तो अगर हम 5 से भाग कर दें तो 5 कम 5, 5 चौक 20, 4। तो 5 में 2 पहले होंगी, 2 बाद में। हमें संख्याएं मिल जाएंगी क्या? 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या है? क्रमागत हैं, और इनका योग भी 20 है। तो 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14, 6, 20। इनका योग क्या होगा? 20। तो प्रथम 3 का योग हमें निकालना है, तो प्रथम 3 क्या है? यही है, इनका योग कर लेंगे। 2, 3, 5, 4, 9। ऑप्शन 2। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा? तो अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल देखें, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है? 144। हम जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। 144 सेंटीमीटर दिया है और इसका भुजा स्क्वायर, अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें तो 144 आ जाएगा। तो भुजा हमारा क्या आ जाएगा? 12। वर्ग की भुजा कितना हुआ? 12। और इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 12, 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। तो तार की लंबाई क्या हुई? 48 सेंटीमीटर। और इतना ही किसमें? आयत में भी लगेगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये कितना आएगा? 48। और लंबाई कितना दिया है? 16। 16 रख देंगे, 2 से इधर गुणा है, उधर जाके भाग हो जाएगा। तो 48 भागे 2, 16 प्लस 20 बराबर 24।
ये 16 उधर जाएगा तो इधर जोड़ा है, उधर क्या हो जाएगा, घटाओ, 24 में से 16 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 8। जी, आयत की चौड़ाई कितनी आ गई 8। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 16 गुणे 8 क्या हो जाएगा, 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ये होता है क्षेत्रफल का, तो 128 ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भिन्न में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। तो इसमें क्या करते हैं कि सभी का लगभग में दशमलव में मान निकाल लेते हैं। तो अगर हम 5 से 6 में भाग करें तो लगभग कितना आएगा, 0.8 इसमें भाग करें 0.75, 1/2 में भाग करें 0.5, 2/3 0.67, 3/5 0.6। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 0.83 मतलब 5/6। और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी ये है 0.75। तो 5/6 और 3/4, 5/6 और 3/4 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये हमने गणित के क्वेश्चन सॉल्व किए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।